बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, महफूज हैं और नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं, ये करने वाले हैं। आपको एक्सप्रेसो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे शो का आगाज़ कुछ बहुत पॉजिटिव या बहुत अच्छे नोट पे तो हम नहीं कर सकते। आपको अगर नहीं मालूम तो हम बता देते हैं। इंडोनेशिया के जजीरे, जो कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उसके जजीरे जावा में रात को ज़लज़ला आया और ज़लज़ले से 162 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। ये अंदोनाक वाक़या रात को पेश आया। इंडोनेशिया में ज़लज़ले ने मुकम्मल तौर पर, ख़ास तौर पर इस इलाके में तबाही मचा दी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ये कहता है कि जजीरे जावा में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 थी। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी अर्मला, 5.6 अगर देखें, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा मचाई। तबाही ज़्यादा और 10 किलोमीटर गहराई में था। गहराई कम थी बिल्कुल। इस वजह से ज़लज़ले के मुकाम से 75 किलोमीटर दूर दारुल हुकूमत जकार्ता में भी झटके महसूस किए गए, जबकि ज़लज़ले के नतीजे में सैकड़ों इमारतें भी तबाह हुई, जिसके बायस बहुत सारे लोग मलबे तले दब गए, जिन्हें निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और एक रिपोर्ट खबर इदारे के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो मुतासरा इलाके एक अस्पताल में बिजली की फराहमी भी मुनक़ता होने से तिबी इमदाद मुतासर हुई है। 27 करोड़ आबादी वाला जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क इंडोनेशिया, जिसमें ज़लज़ले बहुत मामूल की बात है, ताहम कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जो कह लें सिवेरिटी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि आइलैंड्स हैं, यहाँ पर ज़लज़ले आते रहते हैं। इससे पहले भी हमने इंडोनेशिया में काफ़ी ज़लज़ले रिपोर्ट हुए हैं, जिससे बहुत सी तबाही हुई है। ये ज़लज़ला भी खासी शिद्दत का तो कह सकते हैं, गहराई चूँकि इसकी कम थी और इससे काफ़ी हलाकतें भी रिपोर्ट। हम इज़हार यकजहती भी करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से, इज़हार हमदर्दी भी करते हैं तमाम उन लोगों से जो कि इससे मुतासर हुए, और इंडोनेशिया से बतौर कंट्री, एज ए कंट्री, बतौर मुल्क हम ज़रूर इज़हार हमदर्दी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनकी ज़िंदगी वापस बहाल होगी। चूँकि किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी कैटास्ट्रोफी होती है, कोई भी ऐसा नुकसान होता है, तो पूरी इंसानियत को वो दुख बांटना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। मनाजिर आप देख रहे हैं, कुछ इमारतें ऐसी हैं यहाँ पे जो मुकम्मल तौर पर मिसमार हो गई, मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई, मलबे तले उन इमारतों के नीचे दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपने जिस तरह से लोगों की मुतासर होने की बात की इमरान, हम अभी भी अपने सैलाबज़दा इलाकों के अलावा जब ज़लज़ला आया था अक्टूबर में, तब भी उनको देखें, अभी भी वो लोग उन्हीं मुश्किलात का शिकार हैं। काफ़ी हद तक बेहतर होती है टाइम के साथ साथ चीज़ें, लेकिन उनको दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने के बहुत टाइम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कि पैरालाइज हुए, जिनका इंतकाल हुआ, वो तो हज़ारों में रिपोर्ट हुए और लाखों में वो थे जिनका पता ही नहीं चला। कई ऐसे लोग थे, गाँव के गाँव दरिया बुर्द हो गए थे। आपको याद होगा 8 अक्टूबर 2005 की हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अंदोनाक, वो भी ख़तरनाक और दिल खराश भी कह सकते हैं वाक़या था। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में आज ये ज़लज़ला आया। बहरहाल हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं हैं जी तमाम उन फैमिलीज़ के साथ, उन लोगों के साथ जो कि मुतासिर हुए। और हमारा एक लिंक भी है फ्लैग्स के थ्रू इंडोनेशिया के साथ, उनके एम्बेसडर भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारी हमदर्दियाँ बहरहाल एक्सप्रेसो की तमाम मुतासरीन के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम वाक़या आपको मालूम है सिंध के हवाले से, और सिंध हाई कोर्ट के हवाले से है खबर है। इनफैक्ट औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान साहिबा, आपको याद होंगी, उनका कत्ल का मुकदमा है। उसमें मुलविस 5 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जिनको इससे पहले उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी 2 बार। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसके मुताबिक जो परवीन रहमान साहिबा हैं, इनके कातलों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अदालत ने ऐसा कहा है कि जो वहाँ से खौल मिले हैं, जो रिपोर्ट में लिखा गया है, रिपोर्ट के मुताबिक जो खौल थे गोलियों के, वो वेपन से मैच नहीं करते। और बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिस पे डाउट है अदालत को फैसले के मुताबिक। सो डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अदालत के मुताबिक मुल्जिमान को दिया गया है और उनकी सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया है। ताहम जो वर्सा है, जो इनकी बेटी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। सो ये उन अदालत आलिया ने मुजरिम करार दिए गए तमाम अफराद को बेगुनाह करार देकर बरी कर दिया और 38 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालत के फैसले में करार दिया गया कि इस केस का एक अहम पहलू मकतूला का 2011 में एक सहाफ़ी को दिया गया इंटरव्यू था, मगर अदालत मुल्ज़िमान के वकला का मौक़िफ़ तस्लीम करती है कि इंटरव्यू काबिल कबूल होने वाला नहीं था और ना हो सकता है। इंटरव्यू कराची की अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखकर दिया गया। बिल्कुल, और अफसोसनाक है मेरे ख्याल में, ख़ास तौर पर हम अगर परवीन रहमान साहिबा की खिदमात के बारे में बात करते हैं, बहुत मुमताज़ शख्सियत थी, बड़ी काबिल शख्सियत थी, और किसी भी पाकिस्तानी का, और फिर बिलखुसूस ऐसे काबिल पाकिस्तानी का इस तरह से मारा जाना और फिर मुल्जिमान को सज़ा ना मिलना या बरी हो जाना, अब तो वैसे एक रिवायत सी बन गई है। लेकिन ये अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं कि जो भी इस वाक़े के मुल्जिमान या मुजरिमान हैं, उनको ज़रूर इस की सज़ा दी जाएगी और वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। इसी पर जी हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और शामिल करते हैं बड़ी खबर।
वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कुछ मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल की। नवंबर का आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते का बहुत पहले से इंतजार भी था। पूरे नवंबर हम यही कहते हैं, पहला हफ्ता है, मिड नवंबर आ गया, आखिरी ये जो हफ्ते पे आ नवंबर गया। का आखिरी हफ्ता है ना, ये पिछले कई नवंबर्स पे भारी रहा है। आई बिलीव शहर इक़्तिदार का ठंडा मौसम है और ठंडे मौसम में भी जो सियासी माहौल है वो गर्म है और ठंडा होके नहीं दे रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने अलविदाई दौरे कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिन उनके बाकी हैं बतौर आर्मी चीफ। नए चीफ की तैनाती के लिए हुकूमती कैंप्स में सलाह मशवरे हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल ऐलान किया है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है जी, और वजीर आजम का खत मौसूल हो गया है। मुतल्लिका इदारों को बता दिया गया है अहम तैनाती का मसला 2-3 दिन में हल हो जाएगा। उधर हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर लें तो वो उस वक्त रवात में है, मकाम पर पड़ाव डाले हुए हैं। रहनुमाओं को लाखों अफराद लाने का रास्ता दिया गया है। सीनियर क़यादत के साथ मशावरत भी की जा रही है, हिकमत अमली भी तैयार की जा रही है। और इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में मार्च की क़यादत करेंगे। कहते हैं जी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी क्यों जा रहा है? 26 नवंबर को सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हम इन सरप्राइजेस से थक गए भाई, हमें बता दें, पहले बता दें। इसके साथ साथ जी पीटीआई ने 26 नवंबर अगर अरमला हसन इमरान खान के सरप्राइजेस से थक गई हैं तो देर सामने इमरान खान साहब। इसके साथ साथ जी पीटीआई ने 26 नवंबर को फैजाबाद के मकाम पर पुरअमन धरने की इजाजत मांग ली है। और उधर हुकूमत भी लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए इमरान खान से दो हाथ करने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली जो तैयार की जा रही है, सिफारती पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब भी बरतानिया से निकल पड़े हैं और नहीं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान नहीं आ रहे, ले ट्रिप पे जा रहे हैं। मतलब मियां साहब असल में इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहे, उनकी फैमिली भी, फिर उन्होंने कहा भाई अब हमें घूमने जाना चाहिए, तो फिर वो यूरोपियन यूनियन के एक मुल्क में चले गए हैं। उनके साथ उनकी फैमिली भी है, मरियम साहिबा, उनकी साहबजादी, उनके साहबजादे भी हैं। मालूमात के मुताबिक उनके नवासे, उनकी अहलिया, पूरी फैमिली जो लोग हैं वो है। डॉक्टर्स ने उन्हें वतन वापसी से पहले अमेरिका से इलाज कराने का मशवरा दिया है। यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका भी चले जाएंगे। ही हैज अ सिफारती पासपोर्ट, इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सो ही कैन गो एनीवेयर वेयर ही वांट्स। अब तो वो जा ही सकते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, उन सारी सूरत-ए-हाल पे तजिया लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। आप खबरें तो सुन ही रहे होंगे, बल्कि देख ही रहे होंगे। क्या जबरदस्त हमारे मुल्क की खबरें हैं ना। मतलब वो चीजें जो आईन और कानून के मुताबिक होती हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, मुतनाज़ हो जाती हैं और फिर कानून के मुताबिक हो भी जाएं तो एक पार्टी उठ के कह देती है कि नहीं ये होना चाहिए। फिर उसके बाद इलाज करवाने के लिए हमारे सियासी रहनुमा बाहर जाते हैं और फिर सैर व तफरी के लिए चले जाते हैं। ये सब कुछ इसी मुल्क में हो रहा है। यूरोप जाते हैं कि कैसे देख रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल को आप बेई साहब? बात यह है कि सब मजे कर रहे हैं। इधर आपके जो एक मुजरिम है, भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं, वो पूरे यूरोप की सैर कर रहे हैं। इमरान खान जब हकीकी मार्च कर रहे हैं, हुकूमत को परवाह नहीं है और अवाम पिस रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि अवाम अपने नुमाइंदे इसलिए चुनती है कि वो जाके असेंबली में और फिर हुकूमत में जाके हमारे लिए काम करें। मुझे हैरानी है कि कैसे हमारे लीडर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि अवाम का इस वक्त क्या हाल है। फ्लड इफेक्टेड पूरे सिंध में और के बलूचिस्तान में उनका क्या हाल है। फिर उसके बाद लोग महंगाई का देख लें, उसके बाद उनकी हेल्थ कंडीशन, कभी किसी को डेंगू हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने जाती मफादात। तो बिग साहब, मौसम तो इस्लामाबाद का भी बहुत ठंडा और अच्छा है। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं आते? इस्लामाबाद इसलिए नहीं आते, आएंगे तो जेल जाएंगे, जेल जाना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं उनके लिए सब कुछ सेटल हुआ हो, हर किस्म की उनको माफी मिली हो और वो आए लॉर्ड्स की तरह आगे बड़े मजे से आके वहाँ पर रायबन में जाएं, एक अपने पैलेस में जाएं, फिर वहाँ आराम करें। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल जाना पड़े, जिसके लिए वो 7 साल कैद हुई है। बात ये कि मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि हमारी लीडरशिप के ऊपर, अगर आपको याद हो, एक दफा नेपोलियन से किसी ने पूछा था, नेल्सन मंडेला से, कि लीडर और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिशियन होता है वो अपने इलेक्शन के बारे में सोचता है जी, और जो लीडर होता है वो अपनी जनरेशन के बारे में सोचता है। दिस इज डिफरेंट। दिस इज द यहाँ हमारे ही हाल है। ये सब अब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे अभी पाकिस्तान, वो आगे अपनी लेयर ट्रिप के लिए हैं।
लेकिन दूसरी जानिब ये जो अहम तैनाती का मामला है, इस पे कुछ कह लेना फाइनल मराहिल में दाखिल हो गया। पिछले कुछ हम दिनों में देख रहे थे कि बहुत सवालात उठाए जा रहे थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि एक प्रोसेस था, उसको जो एक स्मूथ प्रोसेस है उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही थी इन शॉर्ट। तो अब ये जो तैनाती का मामला है, ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में इस पे जो कह लें हतमी फैसला हो जाएगा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है। हर 3 साल के बाद चीफ आर्मी स्टाफ नए की तैनाती होती है। जो 4-5 सीनियर होते हैं उनके नाम जाते हैं, उनमें से एक चेयरमैन और एक चीफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि दुनिया में आपने कभी इंडिया में देखा हो या अमेरिका में देखो, कहीं जिक्र भी नहीं होता कि क्या अचानक एक खबर आती नोटिफिकेशन सोन टू बिकम द आर्मी चीफ ऑफ इंडिया और वहाँ का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बन गए हैं अमेरिका के। ये सिर्फ हमारे मुल्क में इसलिए कि ये इसमें ये चाहते हैं कि ये इनकी अपने मर्जी के चीफ आर्मी स्टाफ बने, वो बाद में इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने पर इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। बेग साहब, ये तो इमरान खान वाला मौक़िफ़ आप दे रहे हैं। आर्मी चीफ इनकी मर्जी के भी अगर बने तो सीनियर 5-4 अफसरान में से ही बनेंगे ना? बनेंगे। और सेकंड ये कि देखें, जो भी चीफ आर्मी स्टाफ बनता है ना, वो कभी भी किसी का पर्सनल सर्वर नहीं बनता। अब वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी की ऑपरेशन रेडीनेस, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स और सॉवरेनिटी पाकिस्तान, और इसके अलावा वो मैक्सिमम जो है वो रियासत पाकिस्तान का आइन कानून के मुताबिक काम करते हैं। आपके सामने जनरल जिया को देखो, उन्होंने भुट्टो को फांसी दी, वो लेकर आए थे। जी जी, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ कुछ बहुत अच्छी तरीके। अच्छा, एक इसमें जो ये जो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो रही है, एक तो सियासी तरफ से तो हो ही रही है। यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म या उनकी जमात या उनके इत्तेहादी चाहेंगे कि वो शख्सियत पर एतमाद करें जो उनको बेहतर लगती है। इमरान खान साहब के जिससे वर्किंग रिलेशन अच्छा रहा है अपने दौर में, वो उनको चाहेंगे कि वो आ जाएं, वो एक बात अपनी जगह। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि इदारे की भी इसमें मंशा शामिल है। ये स्पेकुलेशंस हैं, ये खबरें हैं जो कि मुख्तलिफ ज़राए से आती रहती हैं कि जी शायद इदारा भी किसी शख्सियत के हवाले से बज़िद है, या मुसिर अल्फाज बेहतर रहेंगे कि मुसिर है कि होना चाहिए। आपकी कुछ इतलात है इसमें? क्या इदारे का भी इसमें कोई इनपुट है ऐसा किसी खास शख्सियत के हवाले से? नहीं, देखें, बिल्कुल इदारे की बात नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। ये इन्होंने अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। इमरान खान साहब लाना चाहते हैं किसी और को। इसके बाद वो जो है जो ये अपना नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं ताकि उनको कोई फायदा हो सके। इशू ये फौज की तरफ से अगर जब 2 चेयरमैन और सीओस का अपने इंतखाब करना होता है तो 5 नाम जाते हैं। सही, वो सीनियर लिस्ट के नाम दे देते हैं, 60 डोजर भेज देते हैं उनके। अब जो मिनिस्ट्री फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता है, वहां से वो चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि उनमें से किसको चेयरमैन लगाते हैं और किसको चीफ ऑफ स्टाफ लगाते हैं। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। इशू ये है कि आपको फौज के लिए सोचना है कि फौज के लिए कौन बेहतर चीफ ऑफ स्टाफ है जो फौज को ऑपरेशन रेडीनेस और ट्रेनिंग करवा सके और वो आइंदा के लिए मुल्क के लिए बेहतर हो। ये सोचने की बात होती है। फौज इसके इंटरेस्ट होती है कि जी वो होना चाहिए। हालांकि जो 3, 4, 5 लेफ्टिनेंट होते हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। उन्होंने सारे माइलस्टोन अचीव किए होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। इससे जो भी लग जाएगा जनरली वो फौज को पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। ये सिर्फ ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए। अभी देखिए, आर्मी ने कहा कि वी आर एपॉलिटिकल, हम अब सियासत में नहीं आएंगे, अक्टूबर 2021 से कह दिए। बार बार ये अभी जो हालात हुए हैं, आप मजबूर कर रहे हैं कि फौज फिर आए, इनके फैसले करे, इनको बिठाए। यानी फौज को बार बार जो फौज मौक़िफ़ इख्तियार करती है कि सियासत से दूर रखा जाए, सियासतदानों को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है कि वही सपा सलार हो जो कि फ़ौज के लिए भी बेहतर हो। बेगेरी साहब, दूसरी जानिब हकीकी आज़ादी मार्च की बात कर लेते हैं। पहले इसकी मंजिल इस्लामाबाद थी, अब रावलपिंडी की तरफ मोड़ दिया गया और एक और सरप्राइज़ के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आप मेंटली प्रिपेयर्ड है इमरान खान साहब के नए सरप्राइज के लिए? कराची में, उनको क्या है? बट स्टिल अब तो सरप्राइज है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब वो पिंडी की तरफ आ रहे हैं तो एक तो वो फिर जीश को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। जो ये तैनाती होनी है वो है। फिर 26 का दिन उन्होंने तारीख सिलेक्ट की है कि 29 को नए चीफ ऑफ स्टाफ ने टेक ओवर करना है। और हुकूमत की भी ये एक गलती, देखें, बात ये कि आप एक हफ्ता पहले आर्मी चीफ अनाउंस कर दें। अगर आप एक हफ्ता पहले अभी कर देते तो ये काफी हद तक ये भाम खत्म हो जाता।
स्पेकुलेशन खत्म हो जाती और नई चीज कह लेट में अश्योर यू के हाफ ये जो है ना लड़ाई झगड़ा काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ये सब हुकूमत को भी थ्रिल और एडवेंचर को उन्हें शायद अच्छा लगता होगा कि खान साहब भी थोड़ा फड्डा करेंगे, हम भी उस पर रिएक्शन देंगे, शायद थ्रिल पसंद है किसी को। बात ये है कि मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज करती है, अमन अमान कायम रखती है, जानो माल अवाम की जो है उसकी हिफाजत करना ये हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हुकूमत ने एक दफा भी कोशिश की कि वो ऑपोजिशन को कॉल दे कि आए बैठ के हम एक नेशनल डायलॉग करते हैं जिसमें हम सियासत की बात भी करेंगे, मुआशी हालात की बात करेंगे और इलेक्शन की भी बात करेंगे। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है दोनों साइडों से और शायद कोई हल निकाले। कम अज कम हमें एक दफा पीस को चांस तो देना चाहिए अमन के लिए। True that, और ये तो करनी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 26/11 की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया के लिए बड़ी बुरी मेमोरी है इसकी। मुंबई अटैक्स आपको याद होगा, पाकिस्तान का तो इससे ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर महज इसलिए रखा चूंकि तैनाती सर पे, चूंकि कल वजीर दिफा ने ब्रिगेडियर साहब ये कहा कि हम 26 तारीख तक तैनाती कर लेंगे और फिर दो हाथ इमरान खान से भी कर लेंगे। उस दो हाथ के ऊपर शाह महमूद साहब थोड़े नाला नजर आए और फिर राना सनाउल्लाह साहब का भी ऐसा बयान आया तो उन्होंने कहा ये बयान ठीक नहीं है, सियासत में गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी सोच रहा था ये जब बयान मैंने सुना कि जब ऐसे बयान तहरीक इंसाफ खुद देती है तो वो खुद क्यों नहीं सोचती, और जब हुकूमत देती है तो फिर उस पर एतराज़ करते हैं। आई मीन दोनों अतराफ से, जिस तरफ आपने भी इशारा किया। तो क्या इन्फ्लुएंस हो पाएगा इमरान खान साहब का 26 तारीख की सिलेक्शन का इस सारे वाक़े सारे प्रोसेस के ऊपर? देखिए नहीं, मैंने नहीं ख्याल किया उससे फर्क पड़ेगा। चीफ आर्मी स्टाफ जो मेरे ख्याल में तो उन्होंने फैसला कर लिया होगा और इमीडिएटली बल्कि अनाउंस कर भी देना चाहिए ताकि अब खामी खत्म हो जाए। लेकिन ये इस तरह के बयानात नहीं होने चाहिए, प्रोवोकेशन हुकूमत की तरफ से कभी नहीं होनी चाहिए। अगर राना सलाम ये कहते हैं कि मैंने 40,000 जो है वो गैस शेल मंगवा ली है, मैंने उसके बाद वहाँ पर इतने 15-20 हज़ार में FC के और रेंजर्स के और पुलिस के लोगों को ले आए हो, तो आप क्यों इस चाल चला रहे हैं? आप क्या इंडियन लोग आ रहे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं? आप हुकूमत है, आपका काम है भी जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की 2 हाथ कर लेंगे, किससे 2 हाथ करेंगे? इमरान खान अकेला नहीं, पाकिस्तान के अवाम साथ है, ये सोचने की बात है। इसलिए अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी भी 3-4 दिन है, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ कि जरूर टेबल पे बैठे। तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर लें, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं अल्टीमेटली यू सिट ऑन द टेबल एंड फाइनल। इसलिए आपको जरूर बैठना चाहिए, कोशिश कर लें, एक दफा कोशिश करें। अगर इमरान नहीं भी आते तो देन एटलीस्ट गवर्नमेंट कैन से और मॉरल ग्राउंड पे होगी कि हमने कोशिश की, इमरान ने। अभी तो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी अफवाह से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये तो पॉलिटिक्स तो नाम ही डायलॉग का है। बिल्कुल भाई साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम इस मौक़िफ़ की आपकी तारीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब का ये मशवरा है और तजवीज़ भी है और उनका ये कहना है कि दोनों तरफ से हुकूमत को और जो एहतजाज करने वाली पार्टी है तहरीक इंसाफ है, इनको टेबल पे आके सेटल डाउन करना चाहिए। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जब उससे पूछा जाता है वो कहती है कि तहरीक इंसाफ टेबल पे आती नहीं है, बात करती नहीं है, तो हम किससे बात करें? दोनों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और अल्लाह करे ये तकर्री हो जाए, मुल्क के हालात ठीक हो जाए, इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। भाई साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा सब मजे कर रहे हैं, अवाम पिस रही है। So maybe तहरीक इंसाफ क्या बात करें, टेबल टॉक की नहीं आ रही, maybe are preparing for the surprise। सरप्राइजेस की आपने बात की है तो आपको पता है कल पेशावर में क्या हुआ? वो क्या सुना है आपने? पेशावर में जनाब कुछ दोस्तों ने दूल्हे को सरप्राइज दिया। उन्होंने ये सबसे सेहरा जो है ये दूल्हे को पहना दिया और इसके लिए दूल्हे को छत पे जाना पड़ा। खैर रिवायती तौर पर दूल्हे को चारपाई पर बिठाकर हवा में उछाला भी जाता है और ये भी किया गया, ये भी वहां पे एक रिवायत है। तब क्यों उछाला जाता है? You are new to this club. This happened with you. I say thanks to Allah that I'm not from Peshawar. अगर मुझे उछाला जाता नहीं, आपको इतना लंबा सेहरा पहनाया? I mean मुझे पहनाया तो नहीं किसी ने, बट मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ। देखिए ये मतनी के अंदर, ये मतनी भी इसको कहते हैं और कुछ मतनी मकामी ज़बान में भी कहते हैं। अच्छा। दोस्तों ने दूल्हे को कुछ अलग से एक तोहफा देने का फैसला किया, बाहमी मशवरा किया और एक लंबा चौड़ा एक सेहरा तैयार किया जो आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको पता है कि 10,000 रुपए के 12,500 रुपए मालियत के
12,500 10-10 के नोट लगा दिए। ओए होए होए, मतलब ये तो आप देखिए जो जो नए दूल्हे बनने वाले हैं, बी रेडी फॉर द सरप्राइज, हमने आइडिया दिया। वैसे कभी भी मैं सोचता हूँ जो गोरे हैं वैसे रिवायात को कितना मिस करते होंगे ना, उनकी तो सिंपल सी एक दिन की शादी, छोटा सा रिसेप्शन हुआ, शादी हो गई। अगर किसी गोरे को ऐसे चारपाई पे उछाला जाए तो हाउ वुड ही फील? सॉरी, आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ब्रेक लेते हैं। करते हैं कुछ फुटबॉल फैंस के लिए फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जिसका मैदान कतर में सजा है। जबरदस्त मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम जिक्र करें तो इसमें इंग्लैंड और ईरान का मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने ईरान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हराया। दूसरी जानिब अमेरिका का भी मैच हुआ। जबरदस्त किस्म का वर्ल्ड कप चल रहा है, जबरदस्त किस्म के शायकीन का रिस्पॉन्स है कतर के हवाले से, बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं। हमने अब स्पेसिफिकली ये कोशिश करनी है कि हम ऑफ एंड ऑन इस वर्ल्ड कप के ऊपर और इसके मुकाबलों के ऊपर बात करते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं? हमारे साथ मौजूद हैं सदाम हुसैन, कौमी फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। सदाम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सदाम, ये तो ऑब्वियसली आप तो फुटबॉल कह लेना खेलते हैं, तो आप तो फॉलो भी बहुत भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। इस वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? किस टीम को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? ओवरऑल मेरा जो फेवरेट टीम है ब्राज़ील है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए उसको फेवरेट में कर रहा हूँ अपना। बेसिकली मुझे सारे टीमों को भी देखना पड़ता है बिकॉज वर्ल्ड कप इतना बड़ा मेगा इवेंट है फुटबॉल का। यही मतलब कि सबसे बड़ा इवेंट होता है फुटबॉल के, मेगा इवेंट। तो वर्ल्ड का इसका इंतज़ार करते हैं हम सारे प्रोफेशनल फुटबॉलर्स और टेक्निकल लोग भी, ताकि जो एक्सपर्ट ताकि देखे इसमें नई स्किल्स, नई नई चीज़ें क्या जदीद आई हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव करें। वेट करते पे फर्दर नेक्स्ट 2026 को वर्ल्ड कप आएगा, कुछ नई चीज़ें आएँ, तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और आ गया और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपको लगता हो कि ये तवज्जो रहेगी आपकी भी, जिससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो? जैसे आपने कहा कि आप पूरा साल वेट करते हैं, बहुत अरसा, और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो बहुत सारे प्लेयर्स को फॉलो करके उनकी नई टेक्निक्स को सीखते हैं कि क्या जद्दत आई है। तो इस बार कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपका बहुत फेवरेट हो? हाँ, इस मरतबा तो फेवरेट वैसे ही रोनाल्डो मेसी चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल के, और नेमर भी उसके साथ जो ब्राज़ीलियन है वो भी आ रहा है साथ साथ। काफ़ी मकबूल है, काफ़ी स्किल्स अच्छे हैं उनके। और फ्रांस के हैं करीम बेंजेमा, एम्बापे, उनको भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो मेन फोकस होगा क्योंकि रोनाल्डो और मेसी का, क्योंकि उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप ट्रॉफी अचीव नहीं की अपने कैरियर में, उनका लास्ट वर्ल्ड कप भी हो सकता है, तो सारा फोकस उनके ऊपर है। कौन सा मैच है जो कि ज्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच, जिसका आपको भी इंतजार है, दैट यू सी इज गोइंग टू बी द मोस्ट हैपनिंग काइंड ऑफ गेम, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस खासतौर पे जो ग्रुप मैचेस है इसको लेकर? यस, अभी तो क्लियर नहीं होगा। राउंड ऑफ 16 में पिक्चर क्लियर होगा कौन सी टीमें किन के सामने आएंगी। डेफिनेटली पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस वर्ल्ड कप है, लास्ट चैंपियन है, और क्रोएशिया भी जो है ना रनर अप है, तो ये भी डिफेंड करने जाएंगे अपने टाइटल को। तो राउंड ऑफ 16 में पिक्चर क्लियर होगा कौन सी टीमें किन के सामने मतलब मुकाबला करेंगी, तो ये जो तो देन डिसाइड हो सकेगा। ठीक है, ये जो ब्राजीलियन टीम को आप अपना फेवरेट कह रहे हैं, जो बड़े नाम है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ओबियसली ब्राजील कहते हैं कि जो ब्राजीलियन नेशन है उसके खून में दौड़ता है फुटबॉल। उनके लिए ऐसा है कि एक इबादत की तरह है ये गेम। लेकिन दूसरी जानिब पिछले कुछ अरसे से, खासतौर पे लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप्स के अंदर कुछ बहुत फेवरेबल कंडीशंस नहीं रही हैं। ब्राज़ील की टीम में ऐसा क्या है जो आपको इस वक्त इंस्पायर कर रहा है, बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, कि आप उसको सपोर्ट करें? ऐसा कौन सा एलिमेंट है सदाम? क्योंकि ब्राज़ीलियन वक्त के साथ साथ अपने टेक्निकल चीज़ों को भी इम्प्रूव करते हैं। जो लास्ट वर्ल्ड कप अगर उनको कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा या क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए, कोशिश कर रहे हैं वो चैंपियन बने, लेकिन जो है ना वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाते हैं। तो हर टाइम ये कोशिश करते हैं नए नए खिलाड़ी, यंग प्लेयर्स, नए नए स्किल टैलेंटेड प्लेयर्स, और मतलब के काम वर्किंग कर रहे होते हैं। और फुटबॉल में पूरे वर्ल्ड में जितने भी टॉप के लीग्स में, उसमें ज़्यादा मोस्ट ब्राज़ीलियन प्लेयर्स हैं जो सक्सेसफुल भी हैं, उनके लीग के चैम्पियंस है या चैम्पियंस लीग के चैम्पियन हैं उनके क्लब्स में।
तो मैं समझता हूँ इस वजह से भी हमें उसको अच्छा सदाब, आप चूंकि हमारी देखना हमारी टीम के कप्तान हैं और हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हम भी एक दिन फीफा वर्ल्ड कप खेलें। पिछले दिनों में तो हमारा फुटबॉल जवाल का शिकार रहा, हमारी रुकनीत भी मुअत्तल रही। अब फुटबॉल हमारे, सिक्योरिटी हमारी, दोस्त मुल्क हमारा, बहुत कुछ हमारा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट की हम बात करें इस फीफा वर्ल्ड कप के लिए, टीम नहीं है हमारी। आप बीइंग प्लेयर, बीइंग कैप्टन, क्या सोचते हैं? टीम कौम को कोई उम्मीद दिला सकते हैं आने वाले वक्त के लिए? सबसे पहले तो प्राउड की बात है कि फ़ुटबॉल हमारे पाकिस्तान मेड बाय पाकिस्तान है और सिक्योरिटी पाक आर्मी को मिली हुई है। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है बहैसियत पाकिस्तानी। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड कप के लिए हर कौम, हर नेशंस का और हर फुटबॉलर का एक ख्वाब होता है कि उसकी कौम और उसकी टीम जो है ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। तो हम भी कोशिश करते हैं कम वसाइल के बावजूद अपनी ट्राई आवर बेस्ट। लेकिन ये मैं समझता हूँ हर टाइम हमारे नेशंस का और फुटबॉल फैंस का जो अपकमिंग बच्चे हैं या फुटबॉल खेलते हैं उनकी यही क्वेश्चंस होती है पाकिस्तान फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं करती। मैं समझता हूँ एक ये झूठा ख्वाब है, बहुत लॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्लेयर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, आपको अपनी लीग इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। इस गोइंग टू बी ए लॉन्ग मतलब जर्नी चाहिए, इसके लिए ऐसे ग्रेट विजन्स चाहिए, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जाने, उम्मीद पे दुनिया कायम है, टैलेंट की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सद्दाम, और कोशिश कीजिएगा दोबारा भी वक्त निकालिए, हमारे साथ ज़रूर आइए। सद्दाम हमारे कौमी टीम के कप्तान हैं, तबसरा दे रहे थे इनकी फेवरेट टीम ब्राज़ील है। वैसे हु आर यू सपोर्टिंग, मेसी और रोनाल्डो? दोनों में से शी इज सपोर्टिंग हरसेल्फ, आई थिंक शी डजंट वांट टू टेल। ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी की। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए रोग बनने लगी है और पाकिस्तान के कई शहरों की बात की जाए तो वो स्मॉग की लपेट में है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर जो हैं स्मॉग से मुतासर हो रहे हैं, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन स्मॉग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है, उसमें वो पहले नंबर पे आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन खराब हो रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। और फ़िज़ाई आलूदगी से और स्मॉग से जो शहरी हैं उनका सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। मौसमी बीमारियां तो एक तरफ, लेकिन उसके साथ साथ जो सांस से रिलेटेड इशूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने स्मॉग की बढ़ती हुई सतह से मुतल्लिक़ खबरदार किया है कि फ़िज़ाई आलूदगी से आंखों में जलन, गला खराब और सांस की शिकायत हो सकती हैं। इसलिए जिनको थोड़ा सांस का इशू है, एस्थमाटिक पेशेंट्स हैं, वो बाहर जाने से गुरेज करें। और अगर आप जा भी रहे तो मास्क, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। वैसे कोविड ने हम बार बार कहते हैं आदत डाल दी है मास्क की, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब तक ये स्मॉग है तब तक आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ मोमी सलीम मौजूद हैं जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस को वो कैसे देखती हैं। मोमी, वैसे तो हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, बहुत बात करते हैं, लेकिन हम इस फिनोमिनन को थोड़ा मजीद आगे अगर लेके जाएं, और मैं आज बच्चों से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वी वर जस्ट थिंकिंग कि आज से 10-15 साल पहले जब हम ग्रो कर रहे थे तो माहौल इतना ख़राब नहीं था, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्मोक का ये फिनोमिनन इतना हमें तो खैर पता नहीं था, 2-3 साल पहले पता चला। लेकिन आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना ख़तरनाक है तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, एंड देन ये भी हमें बता दीजिए कि हम करें क्या खासतौर पर बच्चों को लेकर इस इंतहाई आलूदा माहौल के अंदर। जी, बिलाशुबा जैसे आपने कहा कि ये आपकी जितनी वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर इसका कोई भी आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से किसी किस्म का अगर आपका माहौल खराब होता है, पानी खराब होता है, हवा खराब होती है, या लैंड पोल्यूशन होती है जिसपे अगर आप क्रॉप्स भी उगा लेते हैं उस पोल्यूटेड लैंड पे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सेहत पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये एक जनरल आम फहम बात है कि जब आपका एनवायरनमेंट खराब होगा तो नेचुरली आपके लंग्स के इश्यूज होंगे, आपका एयर पोल्यूटेड एयर की वजह से आपके और लंग्स और हार्ट के जो डिजीजेज हैं वो साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ा एक अस्थमा से लेकर बहुत सीरियस
इश्यूज तक भी जो है वो बात पहुंच जाती है। अब जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी है कि ये ब्रेन डैमेज भी करती है और आपका जो एबिलिटी टू जाहिर सी बात है, हम इस वक्त 62% हमारे यंग लोग हैं, जिसमें से 30% वो हैं जो अभी एडोलेसेंट्स या एडोलेसेंट हैं, जो छोटी एज में हैं, तो आप उनकी ग्रोथ पे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जहां तक बात है कि हम कर क्या सकते हैं, देखें बाकी चीजें तो आपका कमीशन भी बना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर भी रहे हैं, लेकिन जो एक चीज करने की जरूरत है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पूरी दुनिया में, ऑलमोस्ट 70% एनर्जी बेस्ड पोल्यूशन या एमिशंस हैं, और उसमें से 16% ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एक तो एमिशंस कटेल करने के लिए, ताकि दुनिया को क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, और दूसरा जो आपका लोकल जो इश्यूज है एनवायरमेंटल, जिसमें पोल्यूशन है, वो कम करने के लिए आपको बेहतर फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर फ्यूल से ये मतलब नहीं कि आप गाड़ियां जो हैं वो रन करें फॉसिल फ्यूल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, बल्कि आप उसको जितना जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं वो बेहतर है, मास ट्रांजिट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो आपने बात की, जैसा मोमी आप अभी बता भी रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली जितना बड़ा हमने पिछले कुछ सालों में इसकी इंटेंसिटी में इजाफा देखा है, उसके लिए इक़दाम भी हमें उसी शिद्दत के करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तवज्जो तो है, लेकिन इसको हम लॉन्गर रन में सोच नहीं रहे कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। सो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारा हिस्सा होना चाहिए इन तमाम चीज़ों में, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये आपको रेडिकल शिफ्ट लाना पड़ेगा। हम ग्लोबली भी देखें तो ऐसा क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज डिफरेंट चीजें हैं, मतलब, लेकिन देखा जाए तो उसके लिए भी आपको रेडिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज से 10 साल बाद ये चीज, देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जो मैंने बात की वो लॉन्ग टर्म भी है। उसके अलावा आपकी पहले क्रॉप जो है बर्निंग के ऊपर लगाया जाता था ये चीज, लेकिन वो किस हद तक, वो काफी हद तक कटेल हुई। बेसिकली हमें अपने जो अर्बन एरियाज हैं उनको दोबारा से सोचने की जरूरत है, उनके डिजाइन को, उनकी एक्सपेंशन को सोचने की जरूरत है। आपकी कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एक जगह इतनी हो गई है कि उनको जब इम्यूनिटीज की जरूरत पड़ती है तो आप ऑफ कोर्स इस तरह की ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है और बाकी चीजें भी, तो फिर आपकी पोल्यूशन में ज्यादा इजाफा होता है। तो आप या तो नए शहर बात करें, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ट्रांसपोर्टेशन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको ये देखने की जरूरत है, हमारे इधर उस तरह से स्टडीज हुई हैं पॉकेट्स में जिसमें पता है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन क्या उन वजूहात के ऊपर जो कमीशन भी बना था, क्या हमने किस हद तक उन चीजों को कंटिन्यूटी रखी, और वो थोड़ा सा देखने की बात है। ठीक है, रिसेंटली पाकिस्तान COP27 के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान करवाने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान इज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्री इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उन ममालिक में हम हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से मुतासर हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में यूनाइटेड नेशंस का मेकैनिज्म इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हो सकता है। परवेज़ इलाही जो CM पंजाब है, उनकी एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चीन से कोलैबोरेट करेंगे स्मोक से निपटने के लिए। बीइंग माहिर माहौलियात, आप क्या सोल्यूशंस देखती हैं, क्या ऑप्शंस देखती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जहाँ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को और खास तौर पे बड़े ममालिक को एंगेज कर सकते हैं इसके लिए? जी देखें, सबसे बड़ी चीज टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेवलपिंग कंट्री है, ऑफ कोर्स हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजीज नहीं है। एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग आपके लोगों की। देखें, आप इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू हमारे पास आ रहा है, इवन ये जो इंटरनेशनल जिस तरह की ये लॉस एंड डैमेज वाला जो फंड है ये अप्रूव हुआ है, या इससे पहले जो क्लाइमेट फंड था, सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को आता है वो कैपेसिटी का इशू आता है। हम लोग इस तरह के देखें, इन जो आपके होते हैं फंड्स, इनको टैप करने के लिए आपको प्रपोजल सबमिट कराने पड़ते हैं, या फ्रंट कोई इस तरह नहीं दे देता कि जी फ्लड आ गया, अच्छा इनको दे दो। उसके लिए प्रॉपर आपको एक होमवर्क करना पड़ता है, उसके लिए तो वो क्या कैपेसिटीज हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। फिर आपका जो यूथ है, मैं हमेशा हर फोरम पे ये बात करती हूँ, आपके पास इस वक्त एसेट है जो अगले 10 साल में आप बर्डन बना सकते हैं, या आप उसको एसेट के तौर पे उसका डिविडेंड ले सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअली नीड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग, राइट। मोमी, थैंक यू मच। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी आपको जरूर इंगेज करेंगे, इस पर डिटेल्स बात करेंगे। हम करते रहते हैं, हमारा फोकस है माहौलियात के ऊपर बात करना। आप फिल वक्त आपसे ही गुजारिश है कि खासतौर पर अगर आप लाहौर या कराची में हैं, अपने फेस को ढक के रखें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको हमारी मुस्कुराहटों से लग रहा होगा यू आर डिस्कसिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, बट इट्स नॉट एज इंटरेस्टिंग एज, मतलब इतनी स्पाइल वाली कोई चीज़ नहीं है। हम है भी वैसे ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी जो हमारा सेगमेंट है, यूजुअली आप इसमें बड़ी पुरसुकून से ड्राइंग रूम डिस्कशंस या लाउंज डिस्कशंस देखते हैं, लेकिन आज इट्स अ बिट डिफरेंट। और डिफरेंस में एक मज़े की बात ये भी है कि वो डिफरेंस आपको इस्लामाबाद में नज़र आएगा। अब क्या डिफरेंट है दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। आज ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में हम ना आपको, यानी मैं आज आपको लेके आई हूँ, कराची में नहीं हूँ यार, ठीक है, पीछे पानी है, बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन एक रावलपिंडी के बहुत फेमस पार्क में लेके आई हूँ। और वहाँ पे आज मैं आप लोगों को क्या घुमाने लेके जा रही लगी हूँ। ये पार्क की स्पेशलिटी ये है कि पार्क तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक स्नेक हाउस है। और स्नेक हाउस में ये नहीं है कि मैं सिर्फ जा रही हूँ कि ये सांप है, ये सांप है, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ एक प्रॉपर क्वालिफाइड सर हैं जो कि मुझे प्रॉपर, जिनकी पूरी ज़िंदगी इस शौक़ में गुजर गई है और स्टिल वो अभी तक जो है सांपों को देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, वो किस तरह से हैं, कौन कौन सी उसकी नस्लें कह लेते हैं, जिसमें मुझे सिर्फ एक नाम कोबरा आता है, एक मैंने याद किया था पैथन, और कौन कौन से नाम है ये मुझे नहीं पता। सब कुछ मुझे दिखाएंगे और उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सामने देखेंगे उनकी क्या टर्म्स है, सर्दी में गर्मी में क्या खाते हैं, इस तरह के कई ढेर सारे सवालात हैं जो कि आज मैं उनसे पूछने जा रही हूँ और आप लोग एंजॉय करेंगे। लेकिन इन सब में मेरी कोशिश होगी कि एक आध कोई सांप जो है ना मैं भी अपने शोल्डर में रख लूँ और थोड़ी सी मैं भी क्या कहते हैं ज़रा यो स्टाइल तस्वीरें खिंचवा दूँ। तो ये मुझे नहीं पता ये होने वाला है कि नहीं। एनीवेज़ आइए एंजॉय करते हैं और साथ साथ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अयूब पार्क के स्नेक हाउस के लिए आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। आइए फिर आज ज़रा घुमाएं और साथ साथ ये भी बताएंगे शौक आपको कैसे हुआ। ये शो तो मेरा बहुत पुराना है, तकरीबन 40 साल से। मैं असल में शुरू में जब स्कूल पढ़ता था तो उस वक्त मेरा ये न्यूले वगैरह पकड़ना, सांप पकड़ना, ये मेरा शुरू से मतलब शौक है मेरा। कभी आपको डर नहीं लगा? नहीं, अच्छा, अल्लाह का करम है, कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। और किसी सांप ने कभी आपको काटा नहीं जब आप कह रहे हैं आपने न्योले पकड़ना या ऐसा? नहीं, ऐसा कोई हादसा नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक होता है तरीका होता है पकड़ने का। उसको तरीके से पकड़ो, जितना जहरीला सांप भी हो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नए आदमी के लिए नहीं, एक्सपर्ट आदमी जो है ना ये काम वो कर सकता है। सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? आपको पैथन के पास लेके जाता हूँ पहले। ये कोई सांप की नाम है या कोई ये नस्ल? पैथन नाम है इसका, पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये काटेगा नहीं? नहीं, आप आ जाए। ये पैथन है, नॉन पॉइजनस है। सही। इसके काटने से कुछ नहीं होता। मतलब किस तरह? इसका पॉइजन नहीं है? इसका नॉन पॉइजनस है ये। अच्छा। पॉइजनस कुदरती नहीं होता इसका। और ये मतलब फ्रैंक किस्म का स्नेक? ये फ्रैंक किस्म का, आप गले में डाल सकती हैं। नहीं, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये स्क्वीज नहीं कर लेता बॉडी को, मतलब इस तरह से आपके? वो वाइल्ड में जो होता है ना, वाइल्ड में जो होता है जंगल में, वो लपेट लेता है, लेकिन वो भी बड़ा होता है, वो लपेट। ये जो ना ये ज्यादा से ज्यादा खरगोश वगैरह हो गया, छोटा आइटम हो गया, रेड, इस तरह के आइटम को ये खाता है। सही, ठीक है। और ये इसकी स्किन में उतरी है? ये स्किन पे आया हुआ, स्किन उतरी है इसकी। फिर मतलब इसमें क्या होता है? इसकी किस तरह नहीं होता। अच्छा। ये खुद ब खुद हर 3 महीने बाद स्किन उतरती है। सही। तो मैं हाथ लगा नहीं, आप गले में डालें। नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, आप इनकी किस तरह से केयर करते हैं? ये क्या खुराक है? ये जो है ना रैबिट वगैरह खाता है। अगर रैबिट ना मिले तो चिकन का गोश्त जो है ना वो इसको देते हैं, क्योंकि वाइल्ड में तो ये रैबिट भी खाता है, चूहे भी खाता है, सब कुछ खाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो केज में है ना, ये केज समझ लो जैसे केज बर्ड होता है, ये वो चीज़ है। तो ये सांपों के बारे में से मैंने कभी सुना नहीं, मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना यार ये एज पेट ऐसे, मतलब हाँ, as पालतू। तो ये क्या पालतू है, बहुत लोगों को घर में रखा हुआ है। तो ये इतने ही मतलब फ्रैंक भी होते हैं? हाँ, हो जाते हैं। अच्छा, हो जाते हैं। ये तो हमारे पास तकरीबन 2 साल से है। तो ये भी एक अकेला आपने इसको? ये अकेला है, हाँ। अच्छा, चल। अब बाकी कौन कौन सी उसकी किस्में हैं, कौन कौन सी उसकी टर्म्स हैं जो हमारे पास हैं? कोबरा जो हमारे पाकिस्तान में ना 3 किस्म के हैं। एक ब्लैक कोबरा, एक ब्राउन कोबरा, एक नाजा कोबरा है। वो छोटा होता है लेकिन बहुत जहरीला होता है। सही। तो वैसे कोबरे को या कोई सांप ही हो ना, क्योंकि इसकी दहशत बहुत ज़्यादा है। तो हाथ पकड़े ना और ना किसी को काटता है। इंसान अपना रास्ता लेके चला जाए, वो अपना रास्ता लेके चला जाए। वो काटता उसी वक्त है जब आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो इसलिए काटते हैं।
तो किस तरह से आप मतलब देखभाल करते हैं, क्योंकि हर सांप की एक अपनी कह लें नस्ल है, उसको अपने तरीके का खाना चाहिए, उसको अपने तरीके का उसको मुख्तलिफ देते हैं। जैसे भी आपने ये पिछला वाला था उसका पैंथर नाम था, पैसन हाँ, तो उसको आप कहते हैं वो रैबिट भी खरगोश, देते हैं। हाँ पैसन को रैबिट भी चिकन भी देते देते हैं, हैं, चिकन भी देते और हैं। कोबरा का क्या है? कोबरा को भी मतलब चिकन का मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं ना चिकन के, वो भी देते हैं। या फिर रेट हो गए चूहे, ये भी इनको देते हैं, इनको सही। ये खाते हैं। और बाकी जो अभी जो दिखाया था आपको धर्मन और रॉयल स्नेक, ये अक्सर ये घरों में होता है या दरख्तों में होता है या फसल में होता है, ये चूहे खाते हैं। अच्छा हाँ, तो ये अच्छा, जो वैसे ज़्यादातर अक्सर हम कहते हैं हमारे घर हमारे एरिया से हमारे बाय लॉन से एक सांप मिला, तो वो इनमें से कौन सी वाली टाइप होती है? अब ये तो मुझे पता नहीं, आप घर में तो यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं ना, कोई वो अपना वाटर स्नेक भी पकड़ के ले आते हैं, अच्छा धर्मनी ले आते हैं। अच्छा और एक ज़बरदस्त जो वो है कॉमन करेट जो है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है, ब्लैक होगा, ऊपर डॉट पड़ेगा। मैं आपको अभी जाके आगे दिखाता हूँ कि कौन कौन से जहरीले हैं इसमें। इसमें मतलब उसको अगर वो कॉमन करेट है तो उसको मार देना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। नहीं ले, शाम तो वैसे किसी पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो स्पीड में हम जानते हैं कि इसके अगर काट ही लगेगा तो कुछ नहीं होगा। नए आदमी के लिए ये कि दहशत से इंसान गिर सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं इतना डर रही हूँ, मैं तो आपको देख रही हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका शौक, बस वो अपने अपने विल पावर की बात है भाई, मेरे से ना हो पाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कोबरा भी हम देखते हैं, तो कोबरा के लिए मतलब आपने कहा कि उसके, मुझे अभी आप बता रहे थे ऑफ कैमरा के, पता नहीं उसके दांत हम लोग होते हैं या काट देते हैं, वो क्या? पॉइजन वाला जो नेश होते हैं ना इसके जो ना ये 2 दांत होते हैं, जो खुराक वाले नहीं, आगे 2 दांत होते हैं, और दांत के ये समझो जैसे सुरंग से इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो चीज़ होती है इसके अंदर। सही। दांतों तक साल कुछ नहीं होता, वो पॉइजन चला जाता है। अच्छा, वो चला जाएगा तो फिर कुछ देर बाद अच्छा उसमें खून बहुत कम निकलेगा पॉइजन वाले में, और जो नॉन पॉइजनस होगा उसमें खून बहुत ज़्यादा निकलेगा। एक चीज़ बता दूँ आपको, ठीक है। तो जो पॉइजन वाला होगा उसका जो स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, फौरन डॉक्टर के पास चला जाए और पैर जहाँ काटा है यहाँ से बांध ले, ठीक है, और उसको चलाए ना, क्योंकि खून गर्दिश न करे। ठीक ठीक ठीक। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई इमरजेंसी केस आया? मेरे पास इमरजेंसी केस आते हैं, मैं अपने तरीके से कहते हैं ना, कोई दुआ और दवा, अल्लाह का करम है, मैं बहुत पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। ठीक ठीक। तो बहुत सारे लोग सही हो के भी गए हैं। एक को तो ऐसे उठा के लेके आए थे, मैंने दवाई भी दी थी, दम भी करा था। जो चीज़ कुरान शरीफ के अंदर है ना, उससे हट के कोई चीज़। ये नाजा कोबरा है जिसको मैं कह रहा था आपको। अच्छा अच्छा, ये देखो नाजा लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है। ये नाजा कोबरा इतना छोटा सा होता है, लेकिन बहुत जहरीला होता है। ये वाटर स्नेक है। वाटर स्नेक यानी पानी में के रहने वाले हैं, वो बैठा हुआ है। पानी में रहने वाले हैं, तो लेकिन वो बैठा तो पानी में नहीं है। नाम इसका वाटर स्नेक है। इनके मर्जी बाहर भी बैठते हैं और पानी में भी बैठते हैं, क्योंकि देखिए ना इसके बर्तन बड़े रखे हुए हैं। ये सारे वाटर स्नेक हैं। तो और वो चूहा ये नॉन पॉइजनस है। ये चूहा जिंदा डाला था, मार दिया, खाया नहीं है इसमें। जब आदमी आते हैं ना तो नहीं खाते, फीड नहीं खाते। अच्छा हाँ, ये पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बड़े हैं। मौसम सर्दी का है ना, वो सामने पड़े हुए हैं। ये कारपेट पे पड़ेंगे। अच्छा, तो ये क्या अच्छा ये बहुत जहरीले आएंगे। अच्छा, बहुत जहरीले हैं। बहुत जहरीले आएंगे। तो इनकी क्या, इनकी भी एक खुराक है? हाँ, इनकी ये खुराक है। ये देखो, ये रस्सा सेल बोआ है। हाँ, ये क्या बना हुआ है बीच में इनका? ये ऐसी पहाड़ी सी बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सेंड बोआ के देखो, ब्लैक भी पड़ा हुआ है, येलो भी है, और ये एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ है। अच्छा, लेकिन अलग अलग रखना है। अलग अलग रखने की क्या वजह? बस वो ऐसे रखे हुए, आपस में लड़ते नहीं है। अच्छा, मैंने कहा लड़ते नहीं, आपस में लड़ते नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा मैं सिर्फ बचपन से लेके या किताबों में या सुनती हैं सांप या स्नेक, लेकिन मुझे कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुझे जब मेरी टीम ने भी कहा कि जाना है तो
मुझे बड़ा खौफ आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत इसलिए अच्छा लगा कि मुझे इतनी टर्म्स इनके संभालना, इस तरह के हिम्मत, जज्बा, शौक इस तरह के बहुत कम लोगों में देखा है। ये तो इंसान का होता है, जब आता जाता है तो सही हो जाता है, कुछ नहीं ऐसा कोई आमना कुछ नहीं होता ऐसा। और जहाँ पे जो मुझे स्ट्रेस थोड़ा सा मेरा रिलीफ हो गया, लेकिन अब मेरी जो टीम है उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि हम ना किसी तरह से यार कोई एक आध सांप अपने शोल्डर पर रख लो। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर उस तरह की विल पावर हो आपके या उस तरह का जज्बा हो, आप कोशिश कर सकें, तो ज़रूरी नहीं है। तो मेरे से नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने घूमा, आप लोगों को दिखाया, तो फॉर श्योर जितने भी पिंडी साहबाद के लोग हैं वो यहाँ पे आएँ, यानी अय्यूब पार्क में आएँ और स्नेक हाउस ज़रूर जो है विज़िट करें सलीम भट्टी सर के साथ, क्योंकि वो आपको प्रॉपर डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा खाली घूमने का बिल्कुल मज़ा नहीं है। थैंक यू सो मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सेगमेंट आपने देखा, अब आपको इस्लामाबाद दिए चलते हैं जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। नहीं, ये जो जगह हमने दिखाई है और आपको जाके क्योंकि मीडिया को अरेंज करते हैं उधर लेके जाएंगे आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जगह है वो। लेकिन सिक्योरिटी की आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमें पहले भी खतरात थे जो सच साबित हुए। हमारे पास पहले भी खबर आ रही थी कि खान साहब की जान को खतरा है, और आपने देखा कि किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से साजिश करके खान साहब को कत्ल करने की, शहीद करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है और अल्लाह ज़िंदगी और मौत के फैसले अल्लाह ताला ने करने होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़ास इंतजाम किए जाएंगे जी। जैसे आपको उस दिन सिक्योरिटी के इंतजाम नजर आएंगे, आज तक तहरीक इंसाफ के किसी पहले जलसे के अंदर नहीं हुए, और वो बड़ी मुश्किल से हमने खान साहब को भी मनवाया है। आपको पता है दलेर आदमी है, वो तो चाहते हैं उनके दरमियान और अवाम के दरमियान कोई चीज़ ही ना हो, लेकिन उस दिन जो है वो सिक्योरिटी के बाज़ाब्ता इंतजाम किए जाएंगे। ये बताइएगा कि पिंडी इंतजामिया को तो आपने दरखास्त दे दी है इंतजामात के हवाले से, तो क्या इस्लामाबाद इंतजामिया को भी दरखास्त दे रहे हैं? जी दे जी, इस्लामाबाद को भी दे चुकी है, दी जा चुकी है। हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन भी फाइल की जा चुकी है। उम्मीद है कि वो पिटिशन भी जो है वो कल सुनी जाएगी। आखिरी चीज़ मैं सिर्फ एक बोलता जाऊँ, आपने कहा पिंडी बड़ा हसास शहर है, तो ये भी एक टॉपिक है पाकिस्तान का। कौमें जो हैं वो एक इर्तकाई अमल से गुजरती हैं, और हमारी के इंसाफ के 26 नवंबर के जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, ऐसा कहना था असद उमर का। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हैं। कल शाम को, इनफैक्ट रात को एक खबर आई, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। वो कराची के इलाके डिफेंस के बारे में है। एक मशकूक कार सवार की फायरिंग का वाक़या सामने आया है। पुलिस एहलकार इस फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हो गया। इसकी CCTV फुटेज सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक शाहीन फोर्स के एहलकार अब्दुल रहमान ने मशकूक कार सवार को रोका, जैसा कि इस फुटेज में देखा भी जा सकता है। कार सवार मुलजिम ने पुलिस एहलकार को सर में गोली मारकर उनकी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक कार सवार ने मुबैना तौर पर खातून को अगवा करने की कोशिश की। एहलकार ने उनको जब थाने मुंतकिल करना चाहा तो मुलजिम ने आगे से फायरिंग कर दी, और मुलजिम की इस फायरिंग से जो कांस्टेबल थे वो शहीद हो गए हैं, जबकि मुलजिम फायरिंग के बाद कार समेत फरार हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या तफसीलात है। साजिद, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, और ये CCTV फुटेज भी आ गई इस वाक़े की? जी बिल्कुल, देखिए कल रात ये वाक़या पेश आया था। कराची का इलाका डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब एक मशकूक कार थी जिसको पुलिस एहलकारों ने, शाहीन फोर्स के उन्होंने उसको रोका था। उस जब कार सवार मुलजिम जो था उसने जो है वो फायरिंग करके शाहीन फोर्स का एहलकार अब्दुल रहमान उसको जो है वो शहीद किया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम और जो शाहीन फोर्स का एहलकार है वो गाड़ी से उतरते हैं। उन दोनों के दरमियान जो है तल्ख कलामी का वाक़या पेश आता है। इसी दौरान जो मुलजिम था वो अचानक जो है वो शाहीन फोर्स का एहलकार अब्दुल रहमान पे जो है वो गोलियां बरसाता है, 3 फायर करता है, जिसके बायस अब्दुल रहमान के जो है सर में वो गोलियां लगती है और वो मौके पे ही जाबाग हो जाता है। फौरी तौर पर जो मुलजिम था वो वहां से अपनी गाड़ी लेके फरार हो जाता है। वाकई के बाद जब ये सारी सूरत-ए-हाल हुई तो पुलिस मौके पे पहुंची और फौरी तौर पर CCTV फुटेज हासिल की और उसकी मदद से मुलजिम का जो गाड़ी का नंबर था वो हासिल किया और उसकी वजह उसके ऊपर फिर उसके घर पे छापा मारा गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो खुर्रम नामी मुलजिम है, खुर्रम निसार उसका नाम मालूम हुआ है। पुलिस ने घर पर जब छापा मारा तो मुलजिम घर पे मौजूद नहीं था, ताहम पुलिस ने उसकी गाड़ी जो वो तहवील में लेकर जो थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो दीगर एहलकार थे उनकी जानिब से भी गोलियां जो है वो चलाई गई थी गाड़ी के ऊपर।
लिहाजा जो गाड़ी के ऊपर जो गोलियों के निशानात भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है साजिद रऊफ, कहना है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमें साजिद रऊफ हमारे नुमाइंदे कराची से आगाह करे थे। अफसोसनाक वाकया डिफेंस फेज 5 में रिपोर्टेडली पेश आया है कराची के अंदर, जहां पे इस मुलजिम ने पुलिस एहलकार को फायरिंग करके शहीद कर दिया, सर में गोलियां मार के शहीद कर दिया और इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इस हवाले से मजीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और आपको पता है हमने फुटबॉल की बात कर ली। हम स्पोर्ट के बगैर हमारा शो जो एक्सप्रेसो इनकम्प्लीटर्स, अब क्रिकेट की बात कैसे नहीं कर सकते। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। अगर 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और इसके साथ साथ इब्रार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद को भी शामिल कर लिया गया है। जबकि पाकिस्तानी स्क्वाड में 4 तब्दीलियां की गई हैं, जिनमें फिटनेस के थोड़े इशूज थे। शाहीन शाह अफरीदी बाहर है, फवाद आलम, यासिर शाह और हसन अली को भी ड्रॉप किया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब कहते हैं कि फेरिस्त में 16 खिलाड़ियों की टीम बनती है। आला मयार की क्रिकेट हो रही है। फास्ट बॉलिंग के लिए स्क्वाड बढ़ाने की कोशिश होती है। जब स्क्वाड का इंतखाब होता है तो हिकमत अमली ही तब बनती है। तो जो खामियां थी सिलेक्शन के दौरान उन पर भी नजर रखी गई है और इसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी उसको भी अहमियत दी गई है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। उनसे बात करते हैं, खासतौर पर क्रिकेट के हवाले से हम पूछते हैं उनसे कि वो इस टीम सिलेक्शन को कैसे देखने हैं। सलीम साहब वेलकम बैक हम आपको कहेंगे वर्ल्ड कप के बाद। उम्मीद है आप खैरियत से, और कराची का मौसम भी कुछ बदला होगा, कुछ ठंड आई होगी। ये जो सिलेक्शन है सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आपको? ठीक सिलेक्शन है, अच्छी है? कराची का मौसम अब बदलना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। टीम सिलेक्शन तो बज़ाहिर ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हर दफा जब कोई स्क्वाड मुंतखब होता है कुछ ना कुछ इशूज नजर आते हैं। जैसे फवाद नहीं है टीम में, उनकी रिसेंट उतनी को फॉर्म थोड़ी मुतासिर हुई थी, लेकिन जो अजहर अली को मिलती थी लिबर्टी के 6-7 इनिंग में नाकाम हो तो वैसा फवाद के साथ हुआ नहीं और वो बाहर हो गए। यासिर शाह जो है उनको भी मुंतखब नहीं किया गया और दोनों की जिस उम्र के हिस्से में पहुंच गए उससे लगता है कि शायद उनका कैरियर अब खत्म हो जाए। इसी तरह शाहीन अगर इंजर्ड थे तो मीर हमजा जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस बनते थे, लेफ्ट आर्म पेसर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया। तो कुछ इस तरह की चीजें हमें नजर आई, लेकिन नए लड़के भी आए हैं, उनको देखें खिलाते हैं या नहीं खिलाते। हसन अली का तो यह है कि उनकी फॉर्म पिछले दिनों मुतासिर हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हमारे पास शाहीन भी नहीं था और थोड़ा तजुर्बे की कमी लग रही थी तो हमें चाहिए था कि हसन को हम रिटेन करते, क्योंकि आप फास्ट बॉलिंग में देखें हारिस रऊफ स्क्वाड में तो रहे हैं टेस्ट में, लेकिन खेले नहीं है अभी तक। उनके ऊपर हम डिपेंड करेंगे। नसीम है और वसीम जूनियर जो है उनको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है फास्ट बॉलिंग ये कि वो फिर वही हुआ जिसका डर था, वो इंजरी का शिकार हुए और फिर इंपॉर्टेंट इवेंट के फाइनल के अंदर बाहर हो गए। हमने इतनी बड़ी कीमत चुकाई उसकी। अब हारिस एक ऐसे हमारे प्लेयर हैं, डेथ ओवर में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, इकोनॉमी भी उनकी बहुत अच्छी हो रही है वक्त के साथ साथ, और बड़ा ग्रो कर रहे हैं, बड़ा अपने आप को बेहतर कर रहे हैं एज बॉलर। तो हम अगर टेस्ट के अंदर, आपको नहीं लगता इस स्क्वाड में ज़्यादा जिम्मेदारी हारिस पे डाल रहे हैं, सिंस यू हैव सेड कि हमने अमीर हमजा को ड्रॉप किया, हालांकि स्टैट्स बहुत ही आला थे उनके? एग्जैक्टली वही बात है जो आपने कही कि हम लोगों का होता है कि जो बंदा वाइड बॉल पे अच्छा परफॉर्म करे फिर उसको टेस्ट में भी लेकर आ जाते हैं। अब शाहीन नहीं है तो हमारी सारी एक्सपेक्टेशन होंगी हारिस से, क्योंकि वो वाइट बॉल में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो रेड बॉल की क्रिकेट तो उनको खिलाई नहीं, टेस्ट मैच तो भी उन्होंने खेला ही नहीं। स्क्वाड में वो होते हैं, लेकिन जब वो खेलेंगे तो हमारी सारी तवक्कुआत उनसे होंगी। फिर इसी तरह वसीम जूनियर को अगर मौका मिला तो उनका भी ये रेड बॉल का एक्सपीरियंस नहीं है, उनसे भी हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी, फिर जाके हमें मसाइल होंगे। और शाहीन का हमने इस शो में कितने 25 बार तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनको रेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो तीनों तरह की क्रिकेट उनको खिलाते रहे और वो देख लें क्या हुआ। तो आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि हारिस के ऊपर भी हमने अगर बोझ डाला तो फिर खुदा न खास्ता इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। सलीम साहब, पाकिस्तानी टीम की या पाकिस्तानी की तो बात कर रहे हैं, इंग्लैंड भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रही है और उनकी टीम को लेकर आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो भी स्क्वाड सिलेक्शन है नो डाउट बेहतर है, बट कुछ फ्लॉज हैं। इंग्लैंड कौमी स्क्वाड को आप किस तरह से देख रहे हैं?
वो मैं बताता हूँ। पहले मुझे इमरान और उर्मिला आप ये बताएंगे, इंग्लैंड की टीम जब पिछली दफा आई थी लाहौर, आपने क्या खिला दिया था उनको? बड़े मुझे लगता है कोई पहले की रात की पड़ी हुई कोई चटनी वगैरह खा गए निहारी ज्यादा खा ली होगी। हाँ, है तो मीरपुर के, लेकिन वो उनको बस उनका पेट लगता है खराब हुआ है। कई प्लेयर्स का पेट खराब हुआ, उन्होंने अपने बोर्ड को रिटर्न कंप्लेन की, इस वजह से वो शेफ लेकर आ रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान अपने साथ। अच्छा, लेकिन जल्दी करके, हालांकि हमारे यहाँ फक्कियां भी बहुत हैं। रोड पे चलते हुए बहुत से इश्तार फक्कियों की भी लगे होते हैं, थोड़ा रुक जाते तो हम देसी टोटके भी दे सकते हैं, मैनेज कर लेते हैं हम। बिल्कुल, वो तो शेफ लेकर आ रहे हैं इन दिनों। यूएई में इंग्लैंड की टीम जो है वो ट्रेनिंग कर रही है, बड़ी मजबूत टीम है। जो रूट भी है, एंडरसन भी है, बैन स्टोक्स कैप्टन है, और वो यूएई पहले इसलिए आए कि पाकिस्तानी पिचेस जो है वो स्पिनर्स को मदद देती हैं, तो उन्होंने कहा चलो यूएई आके हम यहाँ पे ट्रेनिंग करें, वेदर से भी हम आहंग हो, पिचेस से भी। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होगी पाकिस्तान के लिए। हम ये नहीं समझ सकते कि वन साइडेड होगी जैसे पिछले दिनों काफी हमें देखने में नजर आया। एक चीज का थोड़ा सा मुझे है मसला लग रहा है कि अभी तक हम लोग इस चीज पे कंफ्यूज हैं कि पहला मैच पिंडी में कराना है या कराची में कराना है। चले सलीम साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। एक मैच तो पिंडी में हो रहा है 26 नवंबर को, लेकिन वो सियासी और दूसरा देखते हैं कि हो पाता है नहीं। आपसे बात होती रहेगी, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सलीम खालिक साहब बता रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज हमारे सर पे है। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड हमारे साथ खेलेगा, सो देखते हैं हम कैसी क्रिकेट देख पाते हैं। ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें छाती का जो सरतान है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें पाकिस्तानी साइंसदान की एक बहुत अहम तिब्बी जो पेशरफ्त है, उस हवाले से बता रहे हैं सेगमेंट साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। छाती की सरतान के हवाले से एशिया जो है वो पहले नंबर पे आता है और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। और छाती के सरतान के हवाले से आपने पिछले दिनों एक तिब्बी तहकीक का पढ़ा होगा जो कि इंटरनेशनल जरीदों में और अखबारों में ये शाया हुआ था, और आपने देखा होगा कि उसमें पाकिस्तानी साइंसदान का नाम आ रहा था जिन्होंने बहुत ही एक अहम पेशरफ्त की है इस तहकीक के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुस्तफा साहब। डॉक्टर साहब, DW से लेके इंटरनेशनल बहुत सारी जगहों पे आपकी इस रिसर्च के हवाले से हमने पढ़ने को मिला। सबसे पहले तो आम ज़ुबान में बताइए कि छाती के सरतान के हवाले से इस तिब्बी तहकीक को एक बहुत ही अहम पेशरफ्त क्यों कहा जा रहा है? दरअसल छाती का सरतान पाकिस्तान में बुनियादी वजह है किसी ख़ास तौर पर कैंसर के मरीज़ों के की वजह मौत या वजह मौत बनने में। और अहम बात इसमें यह है कि हम बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, कीमोथेरेपी के बारे में, रेडियोथेरेपी के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं जो कैंसर के फैलाव में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। और वो जो फैक्टर है वो हमारी सोसाइटी में, आम सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और वो है नफ्सियाती दबाव और स्ट्रेस और खौफ। जब कोई मरीज़ जिसको ये डायग्नोस हो जाता है कि उसको कैंसर है, छाती का सरतान है, तो उसके बाद एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू होता है इवेंट्स का जिसमें खौफ का लेवल जो है वो मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है उस मरीज़ के लिए। तो ये फैक्टर हमेशा से इसके ऊपर बात नहीं की जाती। हमारे माशरे में वैसे भी स्ट्रेस को एक ऐसी चीज़ के तौर पे लिया जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो एक बहाने या एक्सक्यूज़ के तौर पे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर हम सब मानते हैं कि जो नफ्सियाती दबाव है ये हमारी सेहत के ऊपर बुरे असरात डालता है। हम सब जानते हैं हमारी नींद ख़राब होती है, हमारी भूख ख़राब होती है, हमारा सोना बैठना, पेट ख़राब हो जाता है कुछ लोगों का, लेकिन हम कहीं पर भी इस सवाल का जवाब तलाश नहीं कर पाते कि किस तरीके से एक ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जो इनटेंजिबल है, फिजिकली जो मौजूद नहीं है, वो फिजिकली मौजूद चीज़ों को कैसे छेड़ रही है या कैसे ख़राब कर रही है। ये वो थॉट थी जब आज से 3 साल पहले मैंने इस तहकीक की बुनियाद रखी और मैंने सोचा कि इस नफ्सियाती दबाव के नतीजे में जो दिमाग इसको जो डील कर रहा है, इससे जो मुकाबला कर रहा है, उसके नतीजे में उसके जिस्म में, मरीज़ के जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्या उनमें से कोई तब्दीली ऐसी है जो कैंसर के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें मालूम हुआ कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर के साथ जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये हुआ आम जुबान में कि जब कोई मरीज़ परेशानी के आलम में रहता है, चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप उसको कीमोथेरेपी से उसका इलाज कर रहे हैं और रेडिएशन सर्जरी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो परेशान रहता है तो उसके कैंसर के फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि कैंसर का ट्यूमर अगर एक जगह पर है तो वजह मौत नहीं है, उसकी वजह से जान नहीं जाती।
जान उस वक्त जाती है खुदा ना खास्ता जब वो कैंसर अपनी जगह छोड़ता है और एक जगह से यानी कि छाती से अपने सफ़र का आगाज़ करता है, वो हड्डियों पे हमला करता है, वो फेफड़ों पे हमला करता है और वो दिमाग पे हमला करता है। आपकी जो रिसर्च है ये बेसिकली इस चीज़ की अहाता कर रही है कि जो नफसियाती सेहत है, ये नफसियाती मामला आर्जा है, वो उसके फैलाव का सबब बन रहा है, इसकी कोरिलेशनिंग वहाँ बन रही है। जी बिल्कुल, वो कैंसर के फैलने की वजह बन रहा है, यानी कि जो मौत की वजह है उसके पीछे इसका एक ज़बरदस्त किरदार है। साइंटिफिकली स्पीकिंग अगर हम इसके नफसियाती जो आप ये दबाव कह रहे हैं, इसको अगर हम साइड पे कर दें तो वो नंबर्स डाउन हो जाएंगे। वो नंबर्स डाउन हो जाएंगे, यानी कि अगर हम किसी तरीके से इन मरीजों की बेहतर ज़हनी हालत का कोई तरीकाकार बना लें, या फैमिली या ख़ानदान या माशरे के लोग इसको एक टैबू की तरह, कर्ज की तरह ना लें बीमारी को, और वो उसके लिए नॉर्मल, क्योंकि ये छूत की बीमारी नहीं है। आप उसके मरीज, कैंसर के मरीज के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, उसको साथ पार्टी कर सकते हैं, उसके साथ शादियों में जा सकते हैं और गपशप लगा सकते हैं, लेकिन हम जब उसको प्रेजेंट करते हैं उसके साथ हम लोग वजह बनते हैं उसके लिए ये सोचने पे कि खुदा ना खास्ता वो एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन में चला गया। ये सर, इसको अगर मुझे थोड़ा सा इजाजत दें मैं इस बहस को स्टार्ट करने के लिए, कि खौफ दरअसल एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हम सब के लिए, नेगेटिव तौर पे लिया जाता है, लेकिन ये हमारी बाउंड्रीज डिफाइन करता है, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना नहीं करेंगे, इससे ऊपर जाना है, इससे आगे रुक जाना है, तो ये खौफ डिफाइन करता है तो नेगेटिव, लेकिन ये हमारी ना हदें मुतय्यन करता है। हम प्रैक्टिस की मदद से खौफ से निजात हासिल करते हैं और अपनी बाउंड्रीज को और अपनी लिमिट्स को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जब कोई दिमाग खौफ में आता है ना, वो दरअसल एक मैसेज होता है दिमाग के खास हिस्से में, सेंट्रल रीजन में, लिम्बिक रीजन बोलते हैं उसको, जो उसको परसीव करता है उस खौफ के माहौल को, मुझे अलर्ट होना है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तो आफ्टर सम टाइम वो हम जब उसको एड्रेस कर लेते हैं तो दिमाग उस कोपिंग स्ट्रेटजी से वापस चला जाता है। ये नॉर्मल खौफ से डील करने का एक तरीका है। कुछ चीज़ों को वो उठा लेता है, कुछ चीज़ों को नीचे कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको अवेलेबल कर देता है, हार्ट की रफ्तार को मैनेज कर देता है, खून के अंदर जो खुराक की मूवमेंट है उसको बदल देता है, तो उस हालात के लिए वो हमें तैयार करता है। और आफ्टर सम टाइम आप एक इमेजिन करें, एक बंदा जो स्ट्रेन्ड पोजीशन में, दिमाग जो एक सख्त हालत में है, जब वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये है कोपिंग स्ट्रेटजी दिमाग की, किसी स्ट्रेस को, किसी खौफ को, फियर को डील करने की। अब कैंसर के मरीज को जब ये पता लगता है कि वो कैंसर में है, तो एक तो खुद से उसके अंदर एक खौफ का अंसर पैदा होता है, दूसरा खवातीन के कैंसर में जो ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि जो बाल और जो छातियाँ जो रिमूव हो जाती हैं सर्जरी के दौरान और कीमोथेरेपी में बाल चले जाते हैं, ये इतने फेमिनिन करैक्टर है, ये मर्द हज़रात के लिए बहुत मुश्किल है इसकी तकलीफ को समझना। उनको अपने आप को छुपाना पड़ता है अपने लव्ड वंस के साथ, वो कहीं घुल मिल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते हैं, जवाब देना पड़ता है कि बाल क्यों नहीं है या मैंने सर क्यों ढांपा हुआ। ये वो चीज़ें जो हमने मुश्किल बना दी है उनके लिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा महसूस करते हैं इस तकलीफ को। अब वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर, और फिर सबसे बड़ा दुनिया में खौफ एक है और वो है मौत का खौफ, जिसकी वजह से उसका दिमाग उस स्टेट से वापस नहीं आ पाता, वो कॉन्स्टेंटली क्रोनिक स्टेट ऑफ फियर में रहता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उसके जिस्म के अंदर कुछ जीन्स को कम ज़्यादा कर देती हैं मुस्तकिल बुनियादों पर। और वो जो जीन्स कम ज़्यादा होते हैं उनमें से हमने ये पता लगाया कि 5 ऐसे हैं जो कैंसर के फैलने का बाइस है। अच्छा, इसका मतलब है ये बुनियादी स्टडी, इसका मतलब अगर हमने उसकी मदद करनी है, कैंसर के मरीज़ा की मदद करनी है, तो हम उसको एक ऐसा माहौल देने की कोशिश करें जिसमें वो खुश हो, जिसके अंदर वो ज़हनी तौर पर बेहतर महसूस करती हो, तो उसके लिए कैंसर के फैलाव को रोकने में हम मुआविन साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपकी बात से मुझे ऐसी लग रहा है जैसे 2 घंटे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स पे रहना चले समझ आता है। अगर एक दिन में सिर्फ एक पूरा दिन रहूं तो फिर अगले 3 दिन हो सकता है मैं सोता रहूं कि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाए और तमाम चीज़ें जो है इतना क्रिएट करो। और सर जैसे आप खुद तो नफ्सियात के माहिर हैं, तो जब मैंने इस स्टडी को उस वक्त परसीव किया शुरू में सोचने के बारे में, तो मेरे तालिब इल्म ने स्टूडेंट ने मुझे बताया कि हम तो नफ्सियात नहीं जानते हैं। उस वक्त तक किसी भी मरीज के बारे में ये जानना कि वो स्ट्रेस में है या नहीं है, हमारे पास तो कोई पैमाना है ही नहीं, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल डायग्नोस्टिक का टूल नहीं है कि हम बताएं कि अच्छा तुम स्ट्रेस में हो और तुम स्ट्रेस में नहीं हो। तो हम इस स्टडी का आगाज कैसे करेंगे? तो हमने कहा हमारे पास जो भी अवेलेबल टूल है वो तो माहिर नफ्सियात के पास होता है, वो तो स्ट्रेस के जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उनके पास, तो हम वो सीखते हैं, हम वो करते हैं। तो इस स्टडी के अंदर पहले हमने नफ्सियात सीखी, वो स्केल्स हमने स्टडी किए, हमने उन स्केल्स को सीखा, उनको अप्लाई किया, उनको टेस्ट किया, और जिसके बाद जाके हमने मरीजों के ऊपर वो स्केल्स अप्लाई करके उनकी तकसीम की कि इनमें से कौन है जो नफ्सियाती तौर पर दबाव में है और जो नफ्सियाती तौर पर दबाव में नहीं है। यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो मरीज नफ्सियाती तौर पर दबाव में आए, सिर्फ उन्हीं के खून के नमूने लिए गए, पूरे ग्रुप को लगा, हाँ, और उनके खून के नमूनों के अंदर फिर ये जांच पड़ताल जो है उसके बाद सारी की गई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जो दिमाग है इसको हम बज़ाहिर तो कहते हैं कि कायनात की सबसे पेचीदा तरीन चीज़ है,
लेकिन हमारा ध्यान अगर हम अपनी सोसाइटी के हवाले से या अपने 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 कल्चर के हवाले से देखें तो कोई ऐसा ज़्यादा नहीं होता। हम मिसाल के तौर पे बच्चों की जो जिस्मानी ग़िज़ा है या जिस्मानी जो खद्दो-खाल है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन जो उसके ब्रेन की ग़िज़ा है यानी सवालों के जवाब उस पर हमारा कोई फोकस नहीं होता। इसी तरीके से अगर किसी को कोई डिसऑर्डर हो, जो कोई हर बंदे को कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है, तो कहने का मतलब ये जो स्टिग्मास हैं, ये स्टिग्मास जो है ये ब्रेन के हवाले से जो हमारी तरजीह है उसको कम कर देते हैं। ब्रेन जो है, दिमाग जो है, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आपके तमाम बीमारियां, तमाम बड़ी चीज़ों के हवाले से कहीं ना कहीं कोरिलेशनिंग निकलती है इसकी, और इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा, वो पाकिस्तान का फ़ख्र है, इतनी बड़ी और इतनी कमाल और इतनी अहम स्टडी जो है उन्होंने की है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक आपने देखा, अब आपको एक जाते जाते बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं, देन इजाजत चाहेंगे। 110 साल पहले डूबने वाला टाइटैनिक तो याद ही होगा, इसके पोस्टल क्लर्क की एक पॉकेट वॉच थी जिसके बड़े चर्चे थे। भाई 3 करोड़ रुपए में उसको नीलाम कर दिया गया है। 1912 में बैरोक्यानूस में ये सबसे बड़ा जहाज डूबा था। इसके बाद ये घड़ी पानी में जम गई थी, इसकी बड़ी तारीखी अहमियत है। समंदर से बरामद करने के बाद ये जो पोस्टल क्लर्क की बेवा है, ये वॉच उनको दी गई थी, और बरतानिया के नीलाम घर में इस घड़ी के साथ साथ जहाज से जुड़ी दीगर अशिया को भी नीलामी के लिए पेश किया गया, लेकिन 3 करोड़ प्लस की नीलाम कर दी गई ये घड़ी। टाइटैनिक में डूबी थी, डूब गई थी। आप शो हमें जिंदा घड़ियों की कदर नहीं है, उनको मरी हुई हर वक्त घड़ी की बातें होती है। यहाँ पे इजाजत लेंगे, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।